मरीजों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन किया लॉन्च। निष्ठा स्वास्थ्य संपर्क ऐप का दिया नाम। हरदोई के ब्लॉक पिहानी में सीईओ और पिहानी कोतवाल ने किया मतगणना का जायजा। वोटों की गिनती में गड़बड़ी रोकने के लिए दिखे सजग। तैनात पुलिसकर्मियों को दिए दिशा निर्देश। आज मनाया जा रहा विश्व रक्तदाता दिवस। सदर अस्पताल की रेड क्रॉस बिल्डिंग में रक्तदान शिविर का उद्घाटन। सिविल सर्जन ने रक्तदान करने के लिए किया प्रेरित। भागलपुर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन। डीएम सुब्रत कुमार ने कोरोना से हुई लोगों की मौत पर श्रद्धा सुमन किया अर्पित। लोगों से की वैक्सीन लेने की अपील। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों की ओर। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने एनएचएम के आईपीएच में पोस्ट कोविड मरीजों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च किया। इस एप्लीकेशन को राज्य में पोस्ट कोविड शारीरिक या मानसिक रोग से ग्रसित होने वाले मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शुरू किया गया है। इस ऐप का नाम निष्ठा स्वास्थ्य संपर्क दिया गया है और यूएसएआईडी के सहयोग से इस ऐप को डेवलप किया गया है। बता दें कि इस ऐप के माध्यम से पोस्ट कोविड मरीजों को निःशुल्क टेलीमेडिसिन की सुविधाएं प्रदान की जाएगी और टोल फ्री नंबर से चिकित्सीय सहायता भी मिलेगी। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर जारी आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। बिहार के विभिन्न हिस्सों में जारी प्रदर्शन की इसी कड़ी में लखीसराय में जाप समर्थकों ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। इस दौरान जाप समर्थकों ने पप्पू यादव की रिहाई समेत 5 सूत्रीय मांगे रखी। इसके अलावा इस दौरान सरकार पर निशाना साधा। समर्थकों ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी को सरकार की नाकामी तक करार दिया। सरकार ने गरीबों का मसीहा पप्पू यादव जी को जेल में बंद रखे हुए हैं और न्याय के नाम पर सिर्फ तारीख और तारीख दी जा रही है। इससे क्या साबित होता है कि गरीबों का कोई नेता नहीं, गरीबों की आवाज़ का कोई महत्व नहीं, गरीब को देखने वाला कोई नहीं। ये सरकार सिर्फ तानाशाही कर रही है और क्या है। तो इसके लिए पप्पू यादव जी को राजबंदी के तौर पर बंद कर दिया गया है और न्याय के नाम पर सिर्फ तारीख है और सिर्फ तारीख है। खबर पर ताजा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चांद किशोर जुड़ चुके हैं। चांद किशोर, पप्पू यादव की रिहाई की मांग लगातार जाप कार्यकर्ता कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी वो हर्षनगन होकर प्रदर्शन करते हैं तो कभी हाथों में हथकड़ी बांधकर। जी मैम, यही हो रहा है मैम। जाप प्रमुख को छुड़ाने रिहाई को लेकर के आज लखीसराय में भी जाप कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। जहां विरोध प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाय पप्पू यादव को रिहा करो के नारे लगाए जा रहे थे। यहाँ कार्यकर्ताओं का कहना है कि पप्पू यादव को पिछले पुराने किसी केस में फंसाया जा रहा है। सरकार के ऊपर सीधा निशाना साधा जा रहा है चांद किशोर, पप्पू यादव को जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ नेता माना जाता है और ऐसे में जब से उनकी गिरफ्तारी हुई है तभी से लगातार इस तरह के विरोध प्रदर्शन जारी है। जी मैम, ये लगातार राज्य स्तर पर भी लोगों का प्रदर्शन जारी है। उसी क्रम में लखीसराय में कई बार प्रदर्शन किया गया। उसके साथ आज भी यही प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे और पप्पू यादव की रिहाई की मांग कर रहे थे। शुक्रिया चांद किशोर तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो जाप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। पप्पू यादव की रिहाई की मांग की जा रही है। जाप समर्थकों ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया है। लोक न्याय मार्च निकाला गया और लगातार पप्पू यादव की रिहाई के लिए मांग कर रहे हैं। बिहार में कांग्रेस पार्टी के विधायकों द्वारा पार्टी को तोड़े जाने की संभावना को अफवाह और बेबुनियाद करार देते हुए कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि बिहार में एक भी विधायक पार्टी छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं है और वे सभी मजबूती के साथ पार्टी के साथ खड़े हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी विधायक और कार्यकर्ता मिलकर कांग्रेस का झंडा बुलंद करते हुए केंद्र में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर बिहार कांग्रेस विधायक में चल रही टूट की खबर आश्चर्यजनक है और आजादी के बाद
अब तक देश को आगे बढ़ाने का कार्य कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं के द्वारा ही किया गया है। बड़ा आश्चर्य है कैसे सोशल मीडिया में किस आधार पे दिखा रहा है। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और आज जो भारतवर्ष आजाद हुआ उसके बाद अगर देश को किसी ने बढ़ाने का काम किया वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, सभी लोगों ने मिलकर। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या काम हो रहा है? सिर्फ झूठे वादे किए जा रहे हैं। इसलिए कोई सवाल नहीं है, कांग्रेस में कोई टूट, एक भी विधायक कहीं नहीं जा रहा है। और आपको बता दें 2024 के चुनाव में लोकसभा में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सत्ता में आएगी, ये हम आपको बताने का काम करते हैं। अफवाहें पर मत जाइए, सच्चाई यही है कि एक भी कांग्रेस का विधायक बिहार में कहीं नहीं जाने वाला है। कांग्रेस का झंडा बुलंद करके 2024 में अपनी कांग्रेस सरकार बनाने का काम। दिवंगत रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा में बड़ी टूट हो गई है। पार्टी के 5 सांसदों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को सभी पदों से हटा दिया है। साथ ही चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस को अपना नेता भी चुन लिया है। उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ संसदीय दल के नेता का जिम्मा भी सौंपा गया है। इसके साथ ही लोजपा सांसद पशुपति कुमार पारस, चौधरी महबूब अली केसर, वीणा सिंह, चंदन सिंह और प्रिंस राज की चिराग से राहें अलग हो गई है। पार्टी में इस टूट की वजह बीजेपी और जेडीयू के बीच चिराग को लेकर जारी तकरार को माना जा रहा है। एलजेपी में आए राजनीतिक भूचाल का असर बिहार की राजनीति में भी चौतरफा ढंग से देखने को मिल रहा है। चिराग पासवान को दरकिनार कर अन्य 4 सांसदों ने हाजीपुर सांसद पशुपति पारस को संसदीय बोर्ड और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया है। इस तोड़फोड़ के बाद बिहार में विभिन्न दलों के नेता और प्रवक्ता अपनी प्रतिक्रिया साझा करने में जुट गए हैं। जहां एक और जेडीयू इसे चिराग पासवान की करनी का फल बता रही है, तो वही आरजेडी के इस फूट का कारण नीतीश कुमार को बताया है। एक कहावत है, एज यू सो सो विल यू रीप। जो बोइएगा सो काटिएगा। आप जानते हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी देश के बड़े सम्मानित नेता थे और उन्होंने इस पार्टी की स्थापना की थी। और 2020 के चुनाव में आपने देखा कि बिहार में जो एनडीए गठबंधन था, जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी, लोजपा, बहुत शानदार ढंग से हम लोगों का कोऑर्डिनेशन था। हम लोगों ने चुनाव लड़ा और 40 में से 39 सीटें मिली। परफेक्ट कोऑर्डिनेशन हम लोगों का। रामविलास जी की तबीयत खराब हुई। 2000 आपने देखा कि 20 का जो हमारा असेंबली का चुनाव हुआ, उसमें जो उनके पार्टी को नेतृत्व दे रहे थे, उनका कैसा खराब रवैया, किस प्रकार की रणनीति उन्होंने बनाई, किस प्रकार से एनडीए को डैमेज किया। तो स्वाभाविक है कि अगर आपके मन में कुछ इस तरह की बात रहेगी, उसका तो परिणाम आएगा। लोजपा के सभी सांसदों ने पशुपति पारस को अपना नेता चुना है और इसकी जानकारी लोकसभा अध्यक्ष को भी दी है। यह उनके पार्टी का अपना मामला है, किसको नेता रखना है ये खुद जो है उस पार्टी के सांसद तय करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से चिराग पासवान ने अकेले निर्णय लिए थे महागठबंधन को लाभ पहुंचाने के लिए, एनडीए के खिलाफ लड़ने का, उस समय से सभी सांसद नाराज थे, मौके की तलाश में थे और अब उचित समय आ गया है और उस उचित समय के समय में उन्होंने यह निर्णय लेकर और लोकसभा तक अध्यक्ष तक की जानकारी देने का काम किया है। आखिर लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ करके नीतीश कुमार ने लोकतंत्र की हत्या कर ही दिया। पहले भी चुनाव के समय उन्होंने कहा था कि लोक जनशक्ति पार्टी को छिन्न भिन्न करेंगे और उन्होंने उसी समय से कार्य योजना बनाने का शुरुआत किया था, जिसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी टूट गई है बुरी तरह। ऐसे परिस्थिति में हम
लोकतंत्र के जो संरक्षक हैं इस देश में, यदि इस तरह से लोगों को तोड़ने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से उनको आगे आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी और बिहार की जनता के सामने आगे जो इनका कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम का लोग बहिष्कार करें। तो देखिए, पद प्राप्त करना और उसको पचाना, ये दोनों बहुत अहम होता है। और स्वाभाविक है कि अगर आप किसी पद पर हैं और अपने व्यवहार से, अपने कंडक्ट से आपके जो सीनियर हैं, आपके जो सहयोगी हैं, उनको सम्मान नहीं दीजिएगा तो क्या ऑप्शन है। और यही कारण आप देखिए ना कि 6 में से 5 लोगों ने निर्णय लिया। ये तो मैंने बताया ही कि जो यहाँ विधानसभा के चुनाव में जिन्होंने जिस प्रकार की नीति अपनाई, उससे लोग नाराज थे। आपको याद होगा, इसी हॉल में हम लोगों ने कुछ महीने पूर्व हमारे अध्यक्ष जी थे, बहुत सारे साथी ज्वाइन किए। तो स्वाभाविक है कि जैसा मैंने कहा कि जैसा करिएगा वो पाइएगा। भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कोरोना से हुई मौतों के लिए अपने कार्यालय परिसर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया और उन लोगों को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया जिन्होंने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव का सबसे अच्छा और सुगम तरीका वैक्सीन ही है। ग्रामीण क्षेत्र में 16 गाड़ियां और शहरी क्षेत्र में 5 गाड़ियां वैक्सीनेशन को लेकर घूम रही है। वहीं जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की कि अपने पूरे परिवार का वैक्सीनेशन जरूर करवाएं और साथ ही साथ आसपास के लोगों को भी इसके लिए जागरूक करें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोरोना से जितने भी लोगों की मौत हुई है उनके परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता राशि भी प्रदान की जा रही है। बताते चले कि 16 जून को भागलपुर प्रशासन द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर वैक्सीनेशन लगाने को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। का वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स की राय है कि जितनी जल्दी हम लोग वैक्सीनेशन कंप्लीट करा लेंगे, वैक्सीनेशन की गति में तेज़ी लाएंगे, अगर फिर कोई लहर इस तरह की आती है इतनी खतरनाक, तो यह वैक्सीन ही बचाव करेगा और उससे जो एक तरह से जान जाने का खतरा रहता है, डेथ्स की संख्या बढ़ती है, तो वो काफ़ी वैक्सीन लगाने से घटेगी, ऐसा एक्सपर्ट्स का राय है। तो मेरी लोगों से अपील है कि लोग जिन्होंने अभी तक जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है वो घर से बाहर निकले और निश्चित रूप से वैक्सीनेशन करवाएं। हरदोई के ब्लॉक पिहानी में हो रही ग्राम पंचायत सदस्य के चुनाव की वोटों की गिनती में गड़बड़ी रोकने के लिए सीओ और पिहानी कोतवाल जायजा लेने पहुंचे। उस दौरान वहां तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। सुरक्षित रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए आभार व्यक्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2004 से हर साल 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है, जिसके तहत सदर अस्पताल के रेड क्रॉस बिल्डिंग पर बिहार यूथ फेडरेशन द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर ए.के. गुप्ता, नोडल पदाधिकारी डॉक्टर हेमंत कुमार ने किया। इस दौरान सिविल सर्जन ने कहा कि युवाओं के साथ साथ महिलाओं द्वारा रक्तदान करने के लिए आगे आना बेहतर कदम है। इस दौरान सिविल सर्जन ने तमाम रक्तदाताओं को विश्व रक्तदान दिवस पर बधाइयां भी दी। खुशी हो रही है कि अगर हमारे एक आदमी के ब्लड डोनेट करने से एक घर आबाद होता है तो उनके घर में 4-5 आदमी होते हैं तो वो खुशी होता है। और इसी तरह आदमी एक आदमी ही ब्लड डोनेट करे तो कितने घर आबाद होंगे। देखिए, ब्लड डोनेट करना हर एक व्यक्ति को चाहिए, लेकिन मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ बिहार यूथ फेडरेशन को कि इन्होंने ये कैंप लगाया जिसके माध्यम से आज यहाँ पर लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ तमाम लोगों को कहना चाहूँगी कि अगर किसी भी कैंप का उद्घाटन हमारे बड़े बड़े अधिकारी लोग करते हैं तो सबसे पहले तो उनको आगे आके ब्लड डोनेट करना चाहिए, ताकि जो निचले तबका के लोग हैं उनको जागरूकता होगी। और ख़ासकर महिलाओं की जो मानसिकता है कि ब्लड डोनेट करने से आदमी जो है वीकनेस फील करता है, लेकिन
मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जो ब्लड हमारे शरीर से निकलता है वो 48 घंटे में वो फिर से हमारे शरीर में बन जाता है। प्रत्येक आदमी अगर चाहे तो 4 महीना पर वो ब्लड डोनेट कर सकता है, यानी कि साल में 3 बार वो ब्लड डोनेट कर सकता है। सरायकेला के तिरुलदीह में पदस्थापित जवानों और अधिकारियों ने घटना में शहीद सभी 5 पुलिसकर्मियों के चित्र पर बारी बारी से श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर 2 मिनट का मौन भी रखा गया। कार्यक्रम में तिरुलदीह थाना प्रभारी राकेश मुंडा ने घटना में शहीद जवानों को नमन करते हुए समाज से भटके हुए लोगों को समाज की मुख्य धारा में लौटने की अपील भी की। आपको बता दें कि 14 जून 2019 को तिरुलदीह थाना क्षेत्र के कुकड़ू साप्ताहिक हाट बाजार में हार्डकोर नक्सली महाराज प्रामाणिक के दस्ते ने पुलिस गश्ती पर धावा बोलकर इस घटना को अंजाम दिया था, जहां इस घटना में 2 एएसआई और 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। वहीं नक्सलियों ने पुलिस जवानों के हथियार भी लूटकर वो फरार हो गए थे। इस घटना में शामिल अब तक 1 दर्जन से ज्यादा नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 14 जून 2019 को कुकड़ू बाजार में 5 पुलिसकर्मियों की हत्या की गई थी उग्रवादियों के द्वारा। उसी की स्मृति में आज 2 मिनट का मौन रखा गया, उसके पुष्पांजलि अर्पित की गई। जो भी समाज से भटके हुए हैं और गलत रास्ता भी चुने हुए हैं, यही सरकार उनसे अपील कर रही है कि वो मुख्य धारा में शामिल हो, उसके उग्रवादी वाला जो रास्ता है, गलत रास्ता है, उसे छोड़। छपरा के बसन गांव स्थित स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल होता दिख रहा है। वहीं ग्रामीणों ने स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलकर रख दी है। जब जिला प्रशासन और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को स्वास्थ्य केंद्र के हाल की सूचना दी गई, लेकिन इससे जिला प्रशासन की नींद नहीं खुली। वहीं जब बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को व्यक्तिगत तौर पर मिलकर उन्हें इस स्वास्थ्य केंद्र की बहाल को लेकर आवेदन दिया गया, तो सिर्फ आश्वासन के सिवा ग्रामीणों को कुछ भी हाथ नहीं लगा। बताते चले कि इस केंद्र का शिलान्यास बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 19 जुलाई 2006 में किया था, लेकिन भवन के तैयार होने के बाद विभागीय उदासीनता के कारण स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने की जरूरत है। इस केंद्र पर स्थानीय दबंगों ने कब्जा कर रखा है और बिजली विभाग से स्वास्थ्य केंद्र के कमरे में अपने नाम का बिजली का मीटर भी लगवा लिया है। ये ताले जो लगे हैं, ये लोग हम बात किए थे गरखा पाथी को, प्रभारी को, तो यहाँ का जो एनएम थी उन लोगों का ट्रांसफर कर दिया गया है छपरा। अच्छा। बोली कि हमारी ट्रांसफर लोग डिप्रेशन कर दिया है छपरा। तो यहाँ कोविंद की सुई जहाँ तहाँ लोग आता है, पंचायत में कहीं कहीं देता है, और ये साफ बंद कर दिया गया है। जो एनएम आती हैं तो मतलब अलग कहीं बैठ जाती हैं, यहाँ नहीं बैठती हैं। अलग मैंने उनका डिप्रेशन कर दिया गया है। हम फोन से बात किए तो अलग डिप्रेशन हो गया है उनका भी, और कहाँ हुआ है हमको मालूम नहीं है। अब क्या बोला है कि हम लोग अब आते हैं कोई स्कूल में आके घूम कर कोविड का इंजेक्शन दे रहे हैं, लेकिन यहाँ किसी की बीमारी हो जाए तो इसके लिए न डॉक्टर है, न नर्स है, फर्स्ट एड के लिए भी कोई यहाँ नहीं। यहाँ पहले आए थे लोग, 2 घंटा 1 घंटा रह के चले जाते थे। कितने महीने पहले, कितने साल पहले? 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। 2 साल से यहाँ डॉक्टर नहीं आएंगे। तो इलाज कैसे, इस गांव का इलाज कैसे होता है? फिर कहाँ जाना पड़ा? बाहर जाना पड़ता है, लोगों को गरखा जाना पड़ता है, दिघवाड़ा जाना पड़ता है। तो आपने कहीं कंप्लेन, लिखित कंप्लेन किया? हम लोग बात बहुत किए, दरखास्त भी बहुत किया था, लेकिन कोई इस पर सुनवाई ठीक से नहीं हुई। 2 साल के बाद डॉक्टर नहीं आया। अभी तक कोरोना काल चल रहा है। हाँ, कोरोना काल चल रहा है, लेकिन इसमें भी कोई अच्छी नहीं है, तब्दीली नहीं है। ये डॉक्टर कम से कम 2-4 दिन भी आ जाए तो कभी नहीं आता। मतलब आपने 2 साल से यहाँ डॉक्टर नहीं देखा? प्रयागराज में रिक्त पदों पर चयन सूची जारी करवाने की मांग को लेकर प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। दरअसल 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के 2 चरणों की काउंसलिंग पूरे हो जाने के बाद भी 6,000 से अधिक खाली पदों पर चयन सूची अभी तक जारी नहीं की गई है। इसी को लेकर अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय पर स्थित बेसिक शिक्षा परिषद के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। वह इस धरना प्रदर्शन का जायजा लिया हमारे संवाददाता योगेंद्र मिश्रा ने। देखिए, 6 से 7,000 सीटें अभी भी रिक्त हैं, जिसके लिए प्रतीक्षारत अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं। ये ऐसे अभ्यर्थी हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ,
जो सरकार द्वारा लगाए हुए मानक पर पास हैं, वो चाहते हैं कि अभी जितने भी अभ्यर्थी इस मानक को पास कर रहे हैं उनको मौका दिया जाए, रिक्त पदों पर एक सूची जारी की जाए और काउंसलिंग करवाई जाए। इसके लिए 23 मार्च को आदरणीय शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा था कि हम जल्द से जल्द इसको 1 महीने में पूरा कर लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि उसी समय पंचायत चुनाव की आचार संहिता लग गई और कोविड की महामारी बहुत तेजी से फैली, जिसके वजह से अप्रैल और मई में कुछ नहीं हो पाया। इधर बीच ये विभाग जहाँ पे हम लोग आए हैं, यहाँ के सचिव महोदय के द्वारा लगभग 15 से 20 लेटर जारी किए गए बेसिक शिक्षा अधिकारियों के पास और रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया। अंतिम लेटर 29 मई को जारी किया गया था और 29 मई तक सारे डाटा इकट्ठा हो गए थे। उसके बाद भी हमारी सूची आज तक नहीं आ पाई। इसी बीच आदरणीय मंत्री जी ने फिर से एक बार अधिकारियों को बोला था कि तत्काल प्रभाव से इनकी सूची जारी की जाए और ये सुनने में आया है अभ्यर्थियों को कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा है कि तत्काल इनकी जो भी शेष बचे हुए पद हैं उन पर भर्ती की जाए। लेकिन दुर्भाग्य है, ये क्या कहिए कैसी सरकार की व्यवस्था है कि आज तक हम लोगों को ये नहीं पता चल पाया कि एक्चुअल सीटें कितनी हैं। सूची के तो बात छोड़ दीजिए। कैमूर के मोहिनिया NH2 पर 2 बाइक की आमने सामने हुई टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि तीसरा शख्स घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए मोहिनिया को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे अन्य अस्पताल में रेफर कर दिया गया। वही जिस बाइक से हादसा हुआ था उसका चालक अपनी बाइक लेकर फरार हो गया। वही थाने के SI ने दोनों युवक के शवों को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये घटना सुबह में लोग जो है जिगनी से लोग चला था और आपको जो है कि न्योता देने के लिए जा रहे थे ससराम और आपको जो है हीरो एजेंसी के पास जो है कि ट्रक से दुर्घटना हुआ, जिसमें मेरा भतीजा जो है संतोष राम जो है और उसका वो भी एक्सपायर कर गया और एक लड़का और है वो भी एक्सपायर कर। ये 2 मोटरसाइकिल थे, दोनों मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए और दोनों जो है जिसमें से 2 का मृत्यु हो गया है और एक तो भाग गया जो ड्राइव करा था मोटरसाइकिल से और एक घायल है जिसका इलाज चल रहा है सदर अस्पताल। सर मृतक के परिजनों को सूचना दे दिया गया है? हाँ जी, उन्हीं के मोबाइल से कॉल आ रहा था जिसकी सूचना दे चुके हैं। पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा? हाँ, पोस्टमार्टम के लिए जो है आगे कार्रवाई चल रही है। लड़का अपना बहन का शादी यहाँ आपको जिगनी मनिहारी में किए थे, तिलक का पैसा लेकर आए थे राम जी राम को देने के लिए और देख कर लौट रहे थे और 2 लड़का संतोष और एक शंभू एक ही बाइक पर थे और कार्ड बांटने के लिए डायवर्सर महाराणा प्रताप कॉलेज के सामने पर गया। तीनों लड़का जिसमें 2 लड़का स्पॉट डेड, दोनों संतोष स्पॉट डेड कर गए और शंभू गंभीर रूप से घायल हैं। उनको NH वाले रोड वाले अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाए। हमको पता चला, हम भी आए और शंभू को अभी हम रेफर करवा कर बनारस के लिए बेहतर इलाज के लिए हम लोग बनारस भेजे। भाई झांसी से एक बार फिर दबंगई की खबर सामने आ रही है, जब मोटरसाइकिल हटाने को लेकर हुए विवाद में एक दबंग परिवार के लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। ये घटना मऊ रानीपुर नगर की है। इस गोलीबारी में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को आनंद फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद 2 लोगों को मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। इधर घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी भी फैल गई है। हमने की तो अभी विस्तृत जानकारी नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा सीरियस थे। एक पेशेंट के पेट में लेफ्ट साइड में गोली लगी है और बुलेट का घाव दिख रहा था और जो लाने वाले लोग थे उनका कहना था कि किसी ने गोली मारी है, कोई ऐसा बताया नहीं। और जो दूसरा एक और पेशेंट है उसके बाएं पैर में घुटने के नीचे गोली लगी है, उनका कहना है। और वहाँ पे सस्पेक्टेड फ्रैक्चर और सब दिख रहा था, काफ़ी स्वेलिंग थी। उनका प्राथमिक उपचार यहाँ पे किया। आज गोली लगी है अशोक को। ये विवाद का कारण है, मोटरसाइकिल लेकर के विवाद था। ये इनका आपराधिक इतिहास भी है, इन्हें गोली मारी है। मनीष और दीपेश उनके परिवार के लोग हैं। इस पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं।
राजधानी पटना में अपराधियों का कहर लगातार जारी है। ये ताजा मामला पटना सिटी चौक क्षेत्र के मदरसा गली के पास का बताया जा रहा है, जहां अज्ञात अपराधियों ने दिन दहाड़े ईंट बालू व्यवसायी को गोली मार दी। गोली की आवाज से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में घायल व्यवसायी को इलाज के लिए पीएमसीएच भेज दिया है। गोली मारे जाने की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। साथ ही घटनास्थल से 3 खोखा बरामद किया गया। गोली मारने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं पुलिस इसे आपसी रंजिश की घटना बता रही है। जी हम 10 बजे से दीवा पेट्रोलिंग में थे। उसके बाद हमको एडिशनल थाना प्रभारी कृष्णा यादव जी ने फ़ोन किया कि मदरसा गली में गोली चली, जल्दी आइए। तो हम जब जल्दी से आए हैं और आए तो देखा कि यहाँ पर कोई है नहीं, लेकिन खोखा जो है बरामद, 3 ठो जो है पिस्टल की खोखा बरामद हुआ है, यही अभी तक। और 3 को गोली लगी है, उन्हें पीएमसीएच जो है ले जाया। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।